चलिए, good evening everyone. Myself Nishat Biranjan, a final year MBBS student from AIIMS Nagpur, and आज हम सेशन लेंगे ऑन केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री में ये हमारा जो लेक्चर है ये रहेगा जो सेशन ये रहेगा आस्क मी एनीथिंग। इसमें द स्टूडेंट्स जो भी जहाँ जहाँ से पढ़ रहे हैं यू कैन आस्क मी एनी डाउट जो भी आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिर इसके अलावा भी कोई जनरल डाउट होगा आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए यू कैन वेरी वेल आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग इट। ठीक है, तो इस सेशन का हमारा फ्लो ऐसा रहेगा कि जो भी आपके डाउट्स थे रिलेटेड टू केमिस्ट्री वो आई टेंड टू दोज डाउट्स एंड उनके सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, थोड़ा इंसाइट दूंगा कि कैसे आप उसको अच्छे से याद कर सकते हैं ताकि आगे उसके जैसे और सिमिलर क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स अगर अराइज होती हैं तो आप उनको कैसे टैकल करेंगे। ऑलराइट, एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ द 1 आवर आपको जो भी डाउट्स और ऐसे पूछने हैं यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व दोज डाउट्स। ठीक है, तो चलिए विल स्टार्ट द सेशन। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, जो डाउट था, वो हमें आया था हाउ टू कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। इधर गौर करिएगा कि ये जो हमें टर्म दी गई है मोलैलिटी, सो इट इज नॉट मोलैरिटी। एक हमारी टर्म होती है मोलैरिटी जो हम कंसंट्रेशन के फॉर्म में बताते हैं, बट हियर इट इज मोलैलिटी एल। सो मोलैलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका हमारे पास है टू कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल एम। हम क्या करेंगे, विल डिवाइड द मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। सबसे पहले आपको सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, देन बाय दैट you will divide it by the mass of the solvent in kilograms। आपको ग्राम में नहीं लेना है, आपको किलोग्राम्स में लेना है मास। एंड इसी चीज को अगर हम फॉर्मूले के थ्रू समझाना चाहें तो इसका फॉर्मूला ऐसे हो जाता है। ठीक है, मोलैलिटी दैट इज स्मॉल m इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। ऑलराइट, एंड इसे जब हम एक्सप्रेस करते हैं या फिर जैसे भी हमें किसी को बताना है कि इतनी इसकी मोलैलिटी है या जो भी हम इसे डिनोट करते हैं तो कैसे किया जाता है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से बताया जाएगा कि सो एंड सो मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सो एंड सो सॉल्वेंट। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग मोलैलिटी, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। एंड क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर होता है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दैट चैप्टर। ठीक है, ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज बेरी स्यूडो रिएक्शन। ठीक है, बेरी स्यूडो रिएक्शन क्या होता है। नाउ एक चीज आप जान ले कि ये जो बेरी स्यूडो रिएक्शन है इसे हम स्यूडो रिएक्शन की जगह बेरीज स्यूडो रोटेशन, ठीक है, हम इसे बेरी स्यूडो रोटेशन भी कहते हैं। एंड व्हाट इट इज एग्जैक्टली विल सी नाउ। ओके, तो स्यूडो बेरी रोटेशन जो है इट इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेशन causing molecules of certain geometries to isomerize by exchanging the two axial ligands for two of the equatorial ones। जैसे कि आप इधर देखिए, ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमने जो ज्योमेट्री ली है दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऑलराइट, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दैट मींस दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ PF5। सो ये जो दो हैं आपके, ये हैं आपके एक्सियल बॉन्ड्स एंड दीज थ्री आर द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। So what it says is, what is this concept of pseudo-Berry rotation? Molecules of certain geometries will isomerize. That means they'll change the structural form from one form to another. And how will they do that? By exchanging the two axial ligands for two of the equatorial ones. तो जो दो axial ligands थे इनके वो change हो जाएंगे and वो exchange करा लेंगे equatorial से। Alright? It is most commonly found in the trigonal bipyramidal molecules, such as PF5. Though
can also occur in molecules with square pyramidal geometry. Alright, एक ligand आप और add कर देंगे इसमें तो it will turn into square pyramidal. So in that also it can be formed. Now, important point is this process of pseudo rotation occurs when two axial ligands close like a pair of scissors, pushing their way in between two of the equatorial groups, which scissor out to accommodate them. So main thing is you can just remember if it is too complex for you to understand कि जो आपके दो एक्सियल बॉन्ड्स रिप्लेस हुए थे टू इक्वेटोरियल बॉन्ड से, तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है पूरा रोटेशन का आइसोमराइजेशन का, एट दैट टाइम देयर विल बी अ सिजरिंग लाइक प्रोसेस. एंड ये जो सिजरिंग प्रोसेस होगा इससे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन इज आपकी स्पेस क्रिएट की जाएगी. आफ्टर अ स्पेस इज क्रिएटेड दिस मॉलिक्यूल्स विल कम, देन they will accommodate the molecules which have come from the axial location. ठीक है. एंड ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें आपको एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होती है वो भी इधर दिया गया. दैट एनर्जी रिक्वायर्ड इज 3.6 किलो कैलोरी पर मोल. ऑलराइट, ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें आपको 3.6 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ PF5 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होती है. अभी हम इधर देखते हैं जैसे कि ये है आपका इनिशियल एंड ये है आपका फाइनल. ओके, इनिशियल यू कैन सी F1, F2 एंड F3. All of these three are equatorial ligands. एंड जो हमारे F4 एंड F5 हैं ये हमारे axial ligands. ठीक है, अभी क्या हो रहा है इसमें axial ने equatorial के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर ली है. सो F1 जो equatorial था it has come in place of F4 and F3 जो equatorial था it has come in place of F5. So these two have changed their places and this F2 molecule is unchanged. Alright, so this is known as Berry pseudo reaction or you can say pseudo Berry rotation. Okay, चलिए, so we are done with this question. Now coming on to the third question. देखिए ये जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि आउट ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड एंड कार्बन ऑक्साइड बॉन्ड व्हिच हैज मोर बॉन्ड. सो दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट. आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू कैन प्लीज लेट मी नो कि आप बॉन्ड की किस चीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं. इज इट, आर यू टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड स्ट्रेंथ, आर यू टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड एंथैल्पी, आर यू टॉकिंग अबाउट द आयनिक नेचर ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट नेचर ऑफ बॉन्ड, electronegative nature of bond, metallic nature of bond, whatever you're talking about, please let me know in the comment section and we'll be able to elaborate on it more efficiently. ठीक है, चलिए. So the next question, that is fourth question that was asked, was elaborate the first and second ionization potentials of copper and zinc. All right, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपर की. कॉपर की अगर हम बात करें तो जो कॉपर का first ionization potential है, what is it? The first ionization potential of copper is the energy required to remove one electron from a neutral copper atom to form a singly charged copper ion. Singly charged copper ion means Cu plus. Okay, Cu plus 1. Now, ये जो हमारी वैल्यू है for copper, it is relatively low compared to some other elements. And कितनी लो है? So it is 7.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ओके, चलिए, तो ये थी हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर कॉपर. नाउ द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर refers to the energy needed to remove a second electron from the singly charged copper ion. ठीक है, पहले ही एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, so what is formed is Cu+. अब इस Cu+ से आपको और एक इलेक्ट्रॉन निकालना है. ठीक है, ताकि आप क्या बना सकें, डबल चार्ज्ड कॉपर आयन, दैट इज Cu+2. नाउ ये जो वैल्यू है, नाउ दिस इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल. व्हाई इज दिस? क्योंकि इसमें क्या है, आपको एक इलेक्ट्रॉन को निकालना तो है, ठीक है, बट ये जो इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे, यू हैव टू रिमूव इट फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन rather than a neutral atom.
बिकॉज Cu was just a neutral atom, so it was easy. लेकिन इधर आपके पास एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है, उसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई इनमें, इसलिए आपको उस चीज को एस्केप करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। ओके, सो कॉपर के लिए ये जो वैल्यू है वो कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 20.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो यू सी द फर्स्ट वन वाज 7.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, second one is 20.29 electron volts. Now this is a very huge gap of around 13 electron volts. So you can understand कि कभी भी आपको कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से अगर निकालनी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, सो यू नीड मोर एनर्जी फॉर दैट। ठीक है, तो ये बात थी हमारी जिंक की। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट, दिस वाज अबाउट कॉपर एंड नाउ विल टॉक अबाउट जिंक। सो जिंक के केस में जो आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है, that is again the energy that is required to remove one electron from a neutral zinc atom. And what are we forming? A singly charged zinc ion. That means Zn plus. Okay. अब ये जो वैल्यू है फॉर जिंक दैट इज हायर कंपेयर्ड टू कॉपर, जो हमने कॉपर के लिए देखी थी 7.73, फॉर जिंक इट इज मच हायर देन दैट। एंड एग्जैक्टली कितनी है, 9.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, चलिए, तो ये थी हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। नाउ विल टॉक अबाउट दी सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। जो हमारी सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्या होती है, अगेन एनर्जी नीडेड टू रिमूव अ सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिंगली चार्ज्ड zinc ion. That means again from Zn plus 1 you have to take it to Zn plus 2, which is a doubly charged zinc ion. Now, similar to copper, ये जो value है, it is significantly higher than the first ionization potential. And for zinc, the value is 17.96 electron volts. All right. Copper के लिए जो value थी वो कितनी थी, 20.29. But for zinc, it is 7, almost 18 electron volts. Okay. So ये तो हमने बात कर ली कि ये जो दो फर्स्ट एंड सेकंड ionization potentials होते हैं कॉपर एंड जिंक के, उनका सिग्निफिकेंस क्या है एंड व्हाट इज देयर वैल्यूज। नाउ ये डिपिक्ट क्या करते हैं, सो दीज वैल्यूज एक्चुअली इलस्ट्रेट द ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन पोटेंशियल्स व्हिच आर सीन अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, एंड दे प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू जो हमारे कॉपर एंड जिंक एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है एंड उनकी रिएक्टिविटी है, कैसे डिफर करती है, कैसे कौन ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू द अदर, and with which specific element it is more reactive. So both of these things are expressed using this concept of first and second ionization potentials. ठीक है, चलिए, now let's move on to the next question. The next question is how the hydration enthalpy varies with lattice enthalpy in alkaline earth metal. Okay, so either specifically we are talking about the alkaline earth metals. So जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनमें जो हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी होती है, बोथ ऑफ दिस विल एग्जिबिट एन इनवर्स रिलेशनशिप। अगर एक बढ़ती है तो दूसरी कम होगी, दूसरी कम होती है तो पहली वाली बढ़ेगी। ऑलराइट, चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द हाइड्रेशन एंथैल्पी। व्हाट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी? ठीक है, so this is the energy released when 1 mole of gaseous ions is completely hydrated by water molecules to form the hydrated ions. ठीक है, तो आपके पास 1 मोल है गैसियस आयंस के, ठीक है, उनको आपने completely hydrate किया by water, that is H2O, and what have you formed is the hydrated ions in the aqueous solution. ये जो प्रोसेस में आपकी एनर्जी रिलीज हुई है, that is known as the hydration enthalpy. Alright, now जैसे जैसे you come down the group of alkaline earth metals, like for example from beryllium to barium, जो साइज होता है मेटल आयंस का, that increases. Now, as the size increases, जितने ज्यादा लार्ज आयंस हमारे होंगे उनके पास उतने ही ज्यादा पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हो गए, ऑलराइट, एंड उतने ही वीक
आयन डाइपोल इंटरेक्शंस होंगे विथ वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, नाउ कॉन्सिक्वेंटली व्हाट विल हैपन, जो हमारी हाइड्रोजन एंथैल्पी है इट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप. क्यों? क्योंकि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड जब वाटर मॉलिक्यूल्स जो सराउंड करते हैं एंड आयंस को सॉल्वेट करा देते हैं दैट डिक्रीजेस. तो अगर जो आयंस को सराउंड एंड सॉल्वेट करने की एनर्जी कम है, सो consequently what will happen is hydrogen enthalpy will also decrease in this process. So that is the thing. Okay, now coming to the lattice enthalpy. ये हमने बात करी थी alkaline earth metals के लिए hydrogen enthalpy की. Let's talk about the lattice enthalpy. What is lattice enthalpy? So this is the energy required to separate 1 mole of solid ionic compound into its gaseous ions. ठीक है, आपके पास 1 मोल कंपाउंड है बट दैट इज ऑफ सॉलिड एंड आयनिक कंपाउंड. इसको आपको कन्वर्ट करना है गैसियस आयंस में, सॉलिड टू गैस. So whatever the energy that is required for this process is known as the lattice enthalpy. Okay. Now, जैसे जैसे आप alkaline earth metals के ग्रुप में you move from top to bottom, at that time जो size of ions है that will increase just like we saw earlier. Now, जितने ज्यादा आपके बड़े ions होंगे उतनी ही weak electrostatic attractions होंगी उनके बीच में. Okay, that is understood. And that will be in the solid lattice. And why is that? उनकी जो electrostatic attractions थी वो weak क्यों हुई हैं? Because there is an increased atomic radius. जैसे जैसे आप down the group जाते हैं atomic radius increases, so the distance between them increases. And also the second factor is there is a greater electron repulsion. ठीक है, due to both these factors which combine, इसी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है जो वीक हो जाती है. ठीक है, नाउ देयरफॉर जो लैटिस एंथैल्पी है वो भी डाउन द ग्रुप आपकी कम होगी. क्यों? बिकॉज इट इज नाउ वेरी इजी टू ब्रेक अपार्ट दिस आयनिक लैटिस. व्हाट वाज आवर एम इनिशियली व्हेन वी डिस्कस लैटिस एंथैल्पी वाज कि आपको 1 मोल सॉलिड जो आयनिक कंपाउंड है उसको आपको तोड़ना है एंड कन्वर्ट करना है गैसियस आयंस में. So as you're going down the group, the forces of attraction are weakened. So it is very easy for you to break those bonds between the solid ionic compound and convert it into gaseous ions. All right. चलिए, तो अगर हम एक कंक्लूजन की बात करें ओवरऑल ये प्रोसेस में, सो जैसे जैसे द साइज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आयंस जो हैं उनके दैट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, the hydration enthalpy will decrease. Okay, while lattice enthalpy also decreases. But however, the decrease in lattice enthalpy is more pronounced compared to the decrease in hydration enthalpy. तो जो lattice enthalpy होगी that is more appreciable, more आप उसको appreciate कर पाएंगे, more elaborately आप उसको signify कर पाएंगे compared to the hydration enthalpy. Therefore, the net effect, what is the net effect? Is that the hydration enthalpy becomes relatively more dominant compared to the lattice enthalpy as you move down the group of alkaline earth metals. Okay, so जो take over कर लेते हैं वो कौन है? Hydration enthalpy. That will take over the lattice enthalpy and it will be more of significant of factor when we will be talking about the bonds, the interactions with other molecules and elements. Okay, so this was the conclusion of whatever we discussed right now. Chaliye, let's move on to the next question. The next question is how to easily determine the magnetic character in transition metals. All right, आपके पास transition metals हैं, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आपके, उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ट्रांजिशन मेटल्स में आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर पता करना है कि किस मेटल का कितना है. सो हाउ टू डू दैट इजीली. नाउ देखिए, अगर हमें कोई भी ट्रांजिशन मेटल्स में आपको उनके मैग्नेटिक
character पता करने होते हैं, so you can do that with various ways, but the easiest of the ways is the Hund's rule. And you should also have the knowledge of the number of unpaired electrons in the metal ion. These two are the basics that we need for knowing कि कोई भी ट्रांजिशन मेटल में magnetic character कितना है. All right, if you know these two things, then the work becomes quite easy for you. All right, चलिए, first of all let's talk about the Hund's rule. Now, Hund's rule हमसे क्या कहता है? According to Hund's rule, the electrons occupy orbitals of a subshell singly with parallel spins before pairing up. ठीक है, कोई भी सबशेल है उसमें ऑर्बिटल्स हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं इन ऑर्बिटल्स को, दे विल ऑक्यूपाइड सिंगली एंड दिस विल बी हैविंग द, जो दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहेंगे उनके स्पिन ऑपोजिट होंगे. ओके, बिफोर दे पेयर्ड अप. This means that if there are unpaired electrons present in the d orbitals of a transition metal ion, ठीक है, कोई भी ट्रांजिशन मेटल आयन है उसके d ऑर्बिटल्स हैं, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो प्रेजेंट हैं तो they will exhibit the magnetic behavior. So this is what is told by Hund's rule. चलिए, let's talk about the second thing, counting the unpaired electrons. Now इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ समझाई गई हैं चीजें. To determine the number of unpaired electrons in a transition metal ion, you need to know its electronic configuration. तो आपको उसकी electronic configuration must be known. Now typically जो transition metals होते हैं, they will lose electrons and what will they form? Cations. All right. अब देखिए, एग्जाम्पल के लिए इधर मैंने दिया है आपका Fe+2. Fe+2 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 3d6. All right. This is for the ion, that is Fe+2. Now ये केस में आप देख सकते हैं कि there are 4 unpaired electrons in 3d orbitals. All right, because s has 1, p has 3 and d has 5. तो सबसे पहले 5 में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया और जो छठा इलेक्ट्रॉन था वो एक ऑर्बिटल में था. You can see is that चार हमारे singly occupied orbitals हैं, they will be having the unpaired electrons. All right, in the 3d6 configuration. All right, तो ये रहा कि हमने कैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो काउंट किए. नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके मैग्नेटिक कैरेक्टर. नाउ इफ अ ट्रांजिशन मेटल हैज one or more unpaired electrons, it will be attracted to a magnetic field and exhibit paramagnetic behavior. ठीक है. Now if all the electrons are paired, the substance will be diamagnetic and weakly repelled by a magnetic field. तो अगर आपके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो सब्सटेंस होगा कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आकर्षित होगा एंड विल बी एग्जिबिटिंग ए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. लेकिन अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में है वो, तब वो जो सब्सटेंस होगा वो डायमैग्नेटिक होगा. इट विल नॉट बी अट्रैक्टेड, इट विल जस्ट बी रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड. दो ये जो स्ट्रेंथ होगी रिपल्शन की वो कम होगी, बट स्टिल इट विल ओनली बी कॉल्ड एज अ रिपल्शन. नाउ सो अगर समरी में हम देखें कि जो भी हमने डिस्कस किए थे 3 पॉइंट्स अभी, कोई भी ट्रांजिशन मेटल आयन का अगर हमें मैग्नेटिक कैरेक्टर डिटरमाइन करना है, सबसे पहले यू शुड नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेटल आयन. उसके बाद हंड्स रूल का यूज करें टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. वंस दैट इज डन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा. अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो वो सब्सटेंस आपका डायमैग्नेटिक होगा. ऑलराइट, so this is how you easily determine the magnetic nature of transition elements. ठीक है, बेसिकली आपको ये तीन
फर्स्ट जो पॉइंट है वो तो आना ही चाहिए, एटलीस्ट यू शुड नो द electronic configuration of the metal, and if you don't know that thing then it will be very difficult to solve the question. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, why atomic weight of most of the elements are in fraction. Very good question and very genuine question. कि कोई भी जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उनका वेट फ्रैक्शन में क्यों होता है? कभी भी ऐसे एज अ होल नंबर या फिर ऐसे जो आंखों को अच्छा ऐसे दिखे, कंप्लीट दिखे, वैसा क्यों नहीं होता है? I'll tell you the reason for that. जो एटॉमिक वेट्स होते हैं काफी एलिमेंट्स के, दे आर नॉट होल नंबर्स। क्यों? क्योंकि what they represent is the weighted average of the masses of the naturally occurring isotopes of that element. वो एलिमेंट ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में एक ही पाया गया था और उधर से ही सब कुछ है। उसके कई सारे आइसोटोप्स हमें मिले हैं। वो जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं, उन एलिमेंट के, उन सभी के मासेस का हमने एवरेज लिया, एंड वो एवरेज लेने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आई। ये जो हमारी वैल्यू थी, यही कहलाई गई उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट। ठीक है? आइसोटोप्स क्या होते हैं? Isotopes are atoms of the same element that have different number of neutrons in their nuclei. Means उनका atomic number same होता है, but the mass number is different. चलिए, now since isotopes have different masses, their contribution to the atomic weight is weighted based on their abundance in nature. ठीक है? आइसोटोप्स के अलग अलग मासेस हैं, तो एटॉमिक वेट में उसका कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? तो ये कैसे पता किया जाएगा कि नेचर में कितना है? अगर नेचर में वो काफी ज्यादा है तो उसका ऑब्वियसली वेट भी ज्यादा होना चाहिए, एंड अगर वो कम है नेचर में, इट इज वेरी रेयर बट येट पावरफुल, सो इट विल नॉट बी डन अकॉर्डिंग टू दैट थिंग। ठीक है? चलिए, इसको, यही जो चीज हमने अभी कही, जो बताई, उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। कार्बन हैज टू स्टेबल आइसोटोप्स। कौन कौन से दो स्टेबल आइसोटोप हैं? कार्बन 12 एंड कार्बन 13। कार्बन 12 जो है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप। सबसे ज्यादा जो हमें नेचर में मिलता है, दैट इज कार्बन 12, while कार्बन 13 is less abundant, but still it persists in nature. ठीक है? ना, जो एटॉमिक वेट है कार्बन का, वो है अप्रोक्सीमेटली 12.011 एटॉमिक यूनिट्स, जो कि एक वेटेड एवरेज है of the masses of कार्बन 12 एंड कार्बन 13। लेकिन इसमें हमने क्या किया है, डायरेक्टली दोनों को लेके उसका एवरेज नहीं लिया है। हमने पहले ये पता किया है कि व्हाट इज द रिलेटिव अबंडेंस इन नेचर। सो ऑन टेकिंग अकाउंट ऑफ द रिलेटिव अबंडेंस इन नेचर, जो वैल्यू उसकी आई थी वो थी 12.011 एटॉमिक यूनिट्स। नाउ सिमिलरली जो एलिमेंट्स हैं, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, इन सभी के भी आइसोटोप्स होते हैं जिनके डिफरेंट मास होंगे, एंड these लीड टू their atomic weights being represented as fractions. ठीक है? एंड वही रीजन है कि हम उनके वेट्स को एज होल नंबर्स वी कांट डिनोट देम, राइट? तो जो भी एटॉमिक वेट लिस्टेड होता है पीरियोडिक टेबल पे, दैट इज जस्ट अ वेटेड एवरेज ऑफ द आइसोटोपिक मासेस, एंड इट इज बेस्ड ऑन देयर नेचुरल अबंडेंस। एंड दस यही रीजन है कि जो हमारे वेट्स होते हैं, उनको हम फ्रैक्शन से, कई दफा हम डेसिमल्स के थ्रू उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, चलिए ना, इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन जो हमें मिला था, दैट इज व्हाई द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। आई विल शो यू द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एट द एंड, बट द क्वेश्चन इज व्हाई इज इट फॉर्म्ड। तो देखिए, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, स्पेसिफिकली उसके जो सबसे स्टेबल फॉर्म में जो होता है, दैट इज नोन एज द पायरेनोज रिंग। व्हाट इज इट नोन एज?
pyranose ring. Now, this cyclic structure of glucose is formed due to the reaction between aldehyde group at carbon 1 and hydroxyl group at carbon 5. तो जो aldehyde group है that is CHO कार्बन 1 का, वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज एट कार्बन 5. इनके बीच में रिएक्शन होगी एंड उनकी वजह से बनती है आपकी pyranose ring. Now, this reaction will result in the formation of hemi-acetal linkage. कौन सा लिंकेज बनता है इनके बीच में? Hemi-acetal, leading to the closure of the glucose molecule into a ring structure. And it is due to this bond, ये जो बॉन्ड बना है hemi-acetal, इसी के वजह से आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो बंद होके एक रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है. चलिए, ये जो पूरा प्रोसेस था इसका एक सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन इधर दिया गया है. देखिए, जो ग्लूकोज का लीनियर फॉर्म होता है उसमें द एल्डिहाइड ग्रुप विच इज एट कार्बन 1 एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन 5 वो एक दूसरे के काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं. इधर तक यू अंडरस्टूड? नाउ, जो ऑक्सीजन एटम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एट कार्बन 5, it will act as a nucleophile. Nucleophile means positively charged जो species है उसको attract करेगा and it will attack the electrophilic carbon atom of aldehyde group at carbon. We know that carbon is electrophile and oxygen is nucleophile. तो जो C5 का OH का जो ऑक्सीजन है वो act करेगा as nucleophile and वो attack करेगा electrophilic carbon atom जो aldehyde group का. Now what happens after that is ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, this forms a new carbon oxygen bond between carbon 1 and carbon 5. This results in the formation of a six membered ring structure. और इससे क्या हुआ? एक six membered ring structure फॉर्म हो गया. Now ये जो हमारा रिजल्टिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर है, this is known as a hemiacetal with an oxygen atom bridging carbon 1 and carbon 5. ठीक है. नाउ ये जो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है इट इज मोर स्टेबल देन द लीनियर फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द रिंग. क्योंकि अब ये रिंग फॉर्म हो गई है तो ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई उसके अंदर. व्हाट हैपेंस इज दिस विल रिलीव द स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल एंड इट अलाउज फॉर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो जब स्ट्रेट था तो ना ही बॉन्डिंग हो पा रही थी ना ही स्ट्रेन, काफी स्ट्रेन में था मॉलिक्यूल. बट एज सुन एज दिस होल structure converts into a cyclic structure, the strain is relieved as well as जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बन जाती है. So glucose will predominantly exist in a cyclic form in the aqueous solution, with the pyranose ring being the most common conformation. ठीक है, pyranose ring जो होती है हमारी सबसे ज्यादा कॉमन कॉन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे कि दो फिगर्स मैंने बनाए. जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फिगर है दैट इज ए फिशर प्रोजेक्शन विच इज द लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं दैट इज अ हैवर्थ प्रोजेक्शन. तो द हैवर्थ प्रोजेक्शन इज ए साइक्लिक ग्लूकोज मॉलिक्यूल. इसमें वन थिंग दैट यू विल नोटिस इज one OH is in the opposite direction, rest OH are in the same direction. तो ये है कार्बन 1, दिस इज कार्बन 5 एंड C1 C5 को जोड़ने वाला है हमारा ऑक्सीजन एटम. ऑलराइट, एंड ड्यू टू दिस व्हाट विल हैपन इज ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन वेरियस जो है हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एटम्स हैं उनके बीच में देयर विल बी एफिनिटी एंड देयर विल बी द चांसेस ऑफ मोर इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग. सो दिस इज द रीजन कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्यों फॉर्म हो जाता है. इट कुड हैव बीन इन द लीनियर फॉर्म. बिल्कुल जेन्युइन डाउट है कि वो सीधे भी रह सकता था, बट व्हाट वाज द नीड कि वो उसको आड़ा होना पड़ा. ठीक है,
चलिए, now coming on to the next question. Next question is, why BF3 is less acidic than BCl3 and BBr3? तो जो एसिडिटी होती है कोई भी कंपाउंड की, what does it refer to? It refers to its ability to donate a proton in a chemical reaction. कोई भी केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन दे सके, कितनी इजीली वो दे सकता है, उस एबिलिटी को हम कहते हैं उसकी एसिडिटी कितनी है। ऑलराइट, नाउ बोरॉन ट्राइहैलाइड्स केस में अगर हम देखें, बोरॉन ट्राइहैलाइड्स मींस कौन कौन से होते हैं? BF3, BCl3 and BBr3. So in these cases, their acidity is related to the strength of the BX bond. Now X is फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो जो ये BX बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उससे रिलेटेड होगी एसिडिटी, एंड जो स्टेबिलिटी है, जो रिजल्टिंग हमारा कॉन्जुगेट बेस बना है आफ्टर गिविंग आउट द एसिड, सो उसकी स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, उसकी एसिडिटी कितनी होगी। नाउ बोरॉन ट्राइहैलाइड्स में जो हमारा एलिमेंट है बोरॉन, इट इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब ये है कि इट हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड ए वेकेंट p orbital, making it capable of accepting a pair of electrons. So it can accept a pair of electrons because it has an empty p orbital. Now acidity will increase as we move down the group from BF3 to BBr3. क्यों है ऐसा? What is the reason behind it? So first reason is the bond strength. All right. जब बोरॉन एंड फ्लोरीन का जो बॉन्ड है इन BF3, that is stronger than the BCl and BBr bonds in BCl3 and BBr3 respectively. So fluorine is the most electronegative element among the halogens, resulting in a stronger boron and fluorine bonds due to the greater bond polarity and shorter bond length. तो polarity ज्यादा है, bond length कम है, so it is a more stable bond, more stronger bond. जो stronger boron fluoride bond है BF3 में, it will make it less likely to dissociate a proton. Understood? Leading to the lower acidity compared to BCl3 and BBr3. So there will be less acidity to the BCl3 and BBr3. Understood? So the first thing was bond strength. चलिए, दूसरा रीजन हम डिस्कस करते हैं कि what is the second reason behind it. So that is the stability of the conjugate base. Now, conjugate base, after donating a proton, the resulting conjugate base, that is BF4 minus, BCl4 minus, BR4 minus, ये जो होते हैं, these are stabilized by resonance. However, the smaller size and the higher electronegativity of fluorine, these result in greater delocalization of the negative charge. चलिए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में दिया है, इसको थोड़ा इजी तरीके से समझने का ट्राई करते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो एक प्रोटॉन आपने डोनेट कर दिया, उसके बाद आपका जो स्पीशीज बनती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज बनती है, दैट इज नोन एज ए कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, नाउ ये जो हमारा कॉन्जुगेट बेस होता है, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। लेकिन जितना छोटा साइज और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की, दैट रिजल्ट्स इन द ग्रेटर डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। डीलोकलाइजेशन मतलब क्या है कि वो जो एलिमेंट है उसमें जो हमारा नेगेटिव चार्ज है उस कंपाउंड में, वो एक जगह नहीं रहेगा, इट विल लीड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट चार्ज। ओके, कॉन्जुगेट बेस में। नाउ दिस will make it more stable compared to the conjugate base of BCl3 and BBr3। ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में हमारा जो BF4 माइनस है वो ज्यादा स्टेबल। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉन्जुगेट बेस की, उतना ज्यादा एसिडिक, उतना कम एसिडिक उसका नेचर हो। सो अगेन BF3 में
it decreases its acidity. Understood? So मेन जो हमारे दो रीजंस थे वो कौन कौन से थे? एक था हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड दूसरा है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस. ठीक है. सो अगर हम इसे समराइज करना चाहें, द हायर bond strength and greater stability of the conjugate base in BF3 compared to BCl3 and BBr3. This results in BF3 being less acidic than BCl3 and BBr3. Understood? Chali. Let's move on to the 10th question. How many carbon-13 signals present in camphor? So हम बात कर रहे हैं इधर camphor की. All right? And camphor में specifically we are talking about the C13 signals. That is the carbon-13 signals. So camphor has a total of 10 carbon atoms. And what is the formula? C10H16O. So it has 10 carbon atoms. Now, क्योंकि carbon-13 एक isotopic form है कार्बन का, number of signals observed in the carbon-13 NMR spectrum of camphor, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? It depends on the unique chemical environments of the carbon atoms in the molecules. जो आपके कार्बन एटम्स है उस मॉलिक्यूल में, उनमें क्या केमिकल एनवायरनमेंट्स, जो केमिकल इंटरैक्शंस हैं, केमिकल एसोसिएशंस हैं, वो कितनी यूनिकली चल रही है, इस पे डिपेंड करेगा. सो कैम्फर में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स ड्यू टू द वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चरल फीचर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. ये जो डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट्स हैं, दिस रिजल्ट्स इन द डिस्टिंक्ट carbon-13 signals in the NMR spectrum. अब देखिए, अगर आपको स्पेसिफिक केमिकल शिफ्ट्स या फिर डिटेल्ड एनालिसिस पता नहीं है, अगर आपने प्रोवाइड नहीं किया है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन कि कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ C13 सिग्नल्स हैं कैम्फर में. लेकिन टिपिकल जो कार्बन-13 NMR स्पेक्ट्रा है कैम्फर का, इट विल यूजुअली शो मल्टीपल सिग्नल्स which reflect the diverse chemical environments of its carbon atoms. कितनी diversity है उस molecule के अंदर regarding its carbon atoms, so that is clearly shown by the number of multiple signals that we get from the camphor. All right, चलिए. Now let's move on to the next question, which is express Roult's law as a special case of Henry's law. चलिए, ये जो Roult's law and Henry's law है, these are the both the laws that will describe the behavior of solutions. And particularly अगर हम specific बात करें तो regarding the vapor pressure of the solute in the solvent. वो जो हमारा solvent था उसमें solute का vapor pressure कितना है. So regarding that, these both laws especially tell us about. Roult's law हमसे क्या कहता है? Roult's law states that of a solvent above a solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent present in the solution, assuming ideal behavior of both the solvent and the solute. ठीक है. Henry's law क्या कहता है हमसे? Henry's law specifically talks about the concentration of a gas. All right. Henry's law states that the concentration of a gas in a solution is directly proportional to the partial pressure of the gas, which is above the solution, with the proportionality constant being the Henry's law constant. All right. So Henry's law and Roult's जो law है आपका, उनमें slight difference है कि एक में हम concentration of gas बात कर रहे हैं उस solution में, and जो दूसरा है उसमें हम vapor pressure of a solvent उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. Now Roult's law का हम consider कर सकते हैं कि it is just a special case of Henry's law when the solute is considered to be a volatile substance. तो जब आपका solute एक volatile substance है, उस केस में आप Roult's law अप्लाई कर सकते हैं. That means a substance that can vaporize and the solution is dilute. In Henry's law,
जब आपका सॉल्यूट कंसंट्रेशन काफी लो होता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन काफी लो है, इसका मीनिंग क्या है कि वो जो सॉल्यूशन है वो जो हमारा पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूट का इन द गैस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन हमारे सॉल्यूशन में, ठीक है, विद द हेनरीज लॉ कांस्टेंट एज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जो हमारा हेनरीज लॉ का कांस्टेंट है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की तरह होता है। नाउ यही चीज जब हमने अप्लाई करी टू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए वोलेटाइल सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट में, जो पार्शियल प्रेशर था ऑफ द सॉल्यूट इन द गैस फेज, जो कि हमारा हेनरीज लॉ फॉलो कर रहा था, दैट इज एसेंशियली द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट। बट इन दिस केस द सॉल्यूट बिहेव्स लाइक अ गैस and its partial pressure, that is nothing but the vapor pressure, that is directly proportional to its concentration in the solution. All right, and यही जो चीज है ये हमारी एनालॉगस हो जाती है टू कंपेयर टू द रॉल्स लॉ, ठीक है। so therefore जो हमारा रॉल्स लॉ है it can be considered as a special case of Henry's law for dilute solutions of volatile solutes in solvents. So this is the main thing कि बाकी सारी चीजें तो इसकी हेनरीज लॉ जैसी ही हैं, बट डिफरेंट क्या है, आप स्पेशल केस क्यों बोल रहे हैं इसे, तो इट इज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ volatile solutes in solvents. So I've got a question by Shashank Kumar and Sukman. So both of them are asking the question regarding the NMR spectrum. Okay, so I'll write it here, NMR spectrum. तो दोनों की क्वेश्चन सिमिलर है कि व्हाट इज द एनएमआर स्पेक्ट्रम। तो एनएमआर स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट इट इज द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। हम एक स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक होती है वेयर देयर इज डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट, तो उसी में हमारा होता है एनएमआर स्पेक्ट्रम, एंड एनएमआर स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ऑलराइट, सो स्पेक्ट्रोस्कोपिक पैटर्न आपको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, तो दैट इज द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो ये एक टेक्निक है विच इज यूज्ड टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो हमारे जैसे उस केस में हमने कैम्फर की बात करी थी, सो उसमें वी आर टॉकिंग अबाउट कैम्फर, सो उसमें हमारे एनएमआर स्पेक्ट्रम स्पेसिफिक मिला उसके लिए। सो ये कैसे किया जाता है एनएमआर, सो इट इज बाय डन बाय ऑब्जर्विंग कि कैसे हमारी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है वो इंटरैक्ट करती है विद द न्यूक्लियर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपने एक मैग्नेटिक फील्ड ली, उसमें आपको जो भी मॉलिक्यूल टेस्ट करना है वो आपने डाल दिया, फिर आपने एक रेडिएशन से एक्सपोजर कराया उसका। अब इनके बीच में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है उसके बेसिस पे हमारे जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक का पैटर्न आएगा वो हमें क्लियरली दिखेगा। द रिजल्टिंग डेटा इज डिस्प्लेड इन एन एनएमआर स्पेक्ट्रम। ओके, ये स्पेक्ट्रम में हमें डेटा मिलता है। दिस विल बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल एंड डिटरमाइन इट्स स्ट्रक्चर। तो ये जो टेक्निक है स्पेसिफिकली इट इज यूज्ड फॉर स्टडिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन हम इसका प्रयोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो अदर यूजेस हैं इस टेक्निक के, वो है आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटरमाइन करें, स्टडिंग द केमिकल रिएक्शंस, कोई भी कंपाउंड्स जो हैं उनकी प्योरिटी का अगर आपको एनालिसिस करना है वो कर सकते हैं, determining the solubility of drugs and diagnosing various diseases, even diseases में आपका जो डाउट है, जो डिजीजेस आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो दैट विल बी क्लियर्ड बाय दिस स्पेक्ट्रम, बिकॉज ये कैरेक्टरिस्टिकली उसका जो मेजर्स है वो ले लेता है, एंड इट विल उसका एक जो फुटप्रिंट होगा, उसका जो एक फिंगरप्रिंट हम कह सकते हैं, दैट विल बी फॉर्म्ड। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज कि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस बनानी है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, एंड हर एक केस में हमें आइडेंटिफाई करनी है द टाइप ऑफ रिएक्शन। ऑलराइट, so the first one is the nitrogen gas is treated with hydrogen gas in the presence of
a catalyst at 773 Kelvin to form ammonia gas. Okay, so this is a basic Haber process reaction. So इसमें हम जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करती है हाइड्रोजन गैस के साथ to form ammonia gas. Now, the main reaction for this, the balanced chemical equation is N2 gas plus 3 molecules of hydrogen gas will react to give us 2 molecules of ammonia gas. जो NH3 है ammonia gas, उसके हमें 2 molecules मिलेंगे. And this is a type of synthesis or combination reaction. All right, चलिए. Next, sodium hydroxide solution is treated with acetic acid to form sodium acetate and water. जब हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं तो CH3COOH, that is acetic acid, aqueous form में है ये. It will react with sodium hydroxide, which is again in an aqueous solution, and this leads to the formation of CH3COONA, which is aqueous, and water in liquid form. And ये जो reaction है, this is an acid and this is a base, so it is basically a neutralization reaction. Understood? Coming on to the next question. Ethanol is warmed with ethanoic acid to form ethyl acetate in the presence of concentrated H2SO4. So ethanol means CH3CH2OH, which is in liquid form. ये हमारा react करता है CH3COOH, that is ethanoic acid, and it will form CH3COO CH2CH3. Now this is the ethyl acetate that we're talking about, and again water will be formed as a byproduct. And ये जो हमारी reaction है, this is nothing but a esterification reaction because an ester bond is formed. ठीक है? And जो D part है हमारे question का वो है ethene is burnt in the presence of oxygen to form carbon dioxide and water. It releases heat and light. So heat, ethene is nothing but C2H4 gaseous. इसने react किया 3 molecules of oxygen के साथ in gaseous form, and what we're getting is 2 molecules of carbon dioxide and 2 molecules of water. So this is the reaction which is displayed on your screen, and ये जो हमारी reaction है, this is nothing but a combustion reaction. All right, चलिए the next question पे जाने से पहले Mr. Tanay Kaul has asked us doubt, and his doubt is convert methyl magnesium bromide to 2-methyl 2-methyl propane to all. Okay, that is very interesting and a good question, and it is basically nothing but a Grignard reaction. I know most of you must have heard, I am sure must have heard of the Grignard reaction, and this Grignard reaction, as you can see, is तो सबसे पहले आपको क्या करना है, you will have to react the methyl magnesium bromide with formaldehyde, that is HCHO, and what you will be forming is 2-methyl propane to all, which is also known as tert butyl alcohol. ठीक है, and यही जो हमारी रिएक्शन है इसे हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कहते हैं, followed by acidification. अब रिएक्शन अगर हम इसके लिखना चाहें तो रिएक्शन will be like this: CH3MgBr, methyl magnesium bromide, okay, this is 3, reacts with CH2O, and what will give is CH3 3 times COH. Okay, this one right here is the tert butyl alcohol. अब ये जो रिएक्शन मिक्सचर है हमारा, इसको हम एसिडिफाई करेंगे टू प्रोटोनेट द एल्कोक्साइड आयन, जो कि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में बना था, एंड एक बार हमने इसको प्रोटोनेट करा इस आयन को, एंड दैट विल देन यील्ड द 2-methyl propane to all. Okay, so I think this answers your question, Tanay. So come on, now the next question we'll talk about is what is a hydrochloric acid? So hydrochloric acid is a strong, highly corrosive acid that is commonly found in laboratories and industrial settings. So the main formula is HCl.
And is nothing but a solution of hydrogen chloride gas dissolved in water. Hydraulic hydrochloric acid is colorless and has a pungent odor. So ये colorless होती है and इसकी जो odor होती है pungent होती है. It is very disturbing, very pungent odor, and it is highly soluble in water and forms an acidic solution. Okay. Now अपने pure form में hydrochloric acid is a gas, लेकिन ये typically handled and used जो हम इसे करते हैं वो इसे हम aqueous form में करते हैं. Alright, जहाँ पे dissociate होगा into hydrogen ions and chloride ions, that is H plus and Cl minus, when it is dissolved in water. Okay, so the dissociation of hydrochloric acid in water, वो इधर ये reaction में आप देख सकते हैं. HCl aqueous will give us H plus aqueous plus Cl minus aqueous. ठीक है. This hydrochloric acid, what is it basically used for? ठीक है. It is used for the various industrial processes जैसे कि chemical synthesis, metal cleaning, and also as a basic laboratory reagent. It is also found in the digestive system of animals जहाँ पे it will help in digestion of food by activating enzymes and breaking down the proteins. लेकिन अगर हम इसे high concentrations में कभी use करते हैं तो HCl can be extremely corrosive and it can cause severe burns upon contact with the skin or eyes. इसलिए कभी भी आप देखेंगे आपके जो chemistry labs होते हैं उसमें जो HCl की bottles होती हैं, it is very kept very safely, and the teachers are very scared regarding the students handling it. So they have to take very proper safety measures, and it has to be handled with extreme caution. You have to practice extreme caution regarding its hand. Okay, चलिए. तो ये था हमारा कि HCl, what is HCl. नाउ शशांक कुमार ने और एक डाउट हमसे पूछा है कि सर व्हाट इज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन. Okay, so Shashank, let's talk about the esterification reaction. What is esterification? So esterification is nothing but a chemical reaction between an alcohol and a carboxylic acid. तो एक तरफ आपके पास alcohol होगा, the next will be the carboxylic acid. या फिर it can be a derivative जैसे कि acid chloride या फिर anhydride, but mostly we take a carboxylic acid, all right? Now this results in the formation of an ester and water. ठीक है? And basically this process is a condensation reaction. मतलब कि it will involve loss of a small molecule. All right, and this in this case specifically esterification reaction, this small molecule is water. So the general reaction equation जो हम लिखते हैं that will be alcohol plus carboxylic acid. All right, this gives us ester plus water. So this is what you get. Now एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं विल सी द esterification of ethanol and acetic acid. So we have an alcohol and a carboxylic acid. What it forms is ethyl acetate and water. तो उसकी रिएक्शन में इधर लिख देता हूँ. So it will be easier to understand. CH3 CH2OH, this is ethanol, reacts with acetic acid, that is CH3COOH, and what it gives us is CH3COO CH2CH3 plus H2O. All right. So this thing what is formed here, ये जो आप देख सक रहे हैं, ये जो है that is an ester, and ये जो formation है condensation reaction which leads to the formation of an ester is known as the esterification reaction. So Shashank, I hope esterification reaction is clear to you now. And the last one, the last thing that we'll talk about is what is the difference between atom and molecules. All right. So both of them are the fundamental units of matter, but they'll differ in their composition as well as structure. Atom will be the smallest unit of an element and it will retain the chemical properties of that element. Now, molecule is a group of two or more atoms which are held together by chemical bonds. It can have the atoms of same element or different elements. And they can be either simple, means only one type of atom, or they can be complex, which are having
multiple types of atoms. All right. So atoms are the basic building blocks of the matter, but molecules are formed जब atoms will chemically combine with each other through bonding. And atoms are the smallest units of elements, whereas molecules can be composed of atoms of the same or different elements. So this was today's session regarding the Ask Me Anything of specifically related to chemistry. And I hope I was able to answer most of your questions. And if you guys think that you need some more clarification or you need to ask some more doubts, I think we can arrange another session, and I'll be able very very glad to help you and guide you in the certain matters specifically related to chemistry as well as in the general preparation of the NEET exam. Thank you very much and all the best.